नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, तमाम खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। शंघाई सहयोग संगठन की इस्लामाबाद में बैठक आज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत का रखेंगे पक्ष। हरियाणा में भाजपा विधायक आज चुनेंगे अपना नेता। पर्यवेक्षक के रूप में अमित शाह और मोहन यादव रहेंगे मौजूद। कल होगा शपथ ग्रहण। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। गठबंधन के 8 अन्य विधायक भी लेंगे मंत्री पद की शपथ। महाराष्ट्र में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। कल पीएम मोदी की मौजूदगी में झारखंड के नामों पर हुआ मंथन। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आज से बेंगलुरु में होगा मुकाबला। और आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक को संबोधित करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक आज इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में होगी। ये वार्षिक बैठक है जिसमें व्यापार और आर्थिक मुद्दे मुख्य एजेंडा होते हैं। सम्मेलन की कार्यवाही एक ग्रुप फोटोग्राफ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उद्घाटन भाषण के बाद शुरू होगी। एससीओ के अन्य सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के साथ साथ ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति करेंगे। वहीं दोपहर बाद एस जयशंकर का दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और आधिकारिक लंच में हिस्सा लेने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद विदेश मंत्री नूर हवाई अड्डे से भारत के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि 9 साल में किसी भारतीय विदेश मंत्री की ये पहली पाकिस्तान यात्रा है। हरियाणा विधानसभा में बीजेपी को तीसरी बार मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अब सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पर्यवेक्षक के रूप में अमित शाह और मोहन यादव विधायक दल की इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें बीजेपी विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे और साथ ही साथ मंत्रियों के नामों पर भी चर्चा होगी। बीजेपी ने राज्य में 90 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 37 सीटें आई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला आज सुबह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ लेंगे। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। श्रीनगर में होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में गठबंधन के 8 अन्य विधायक भी मंत्री पद के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले कल कांग्रेस ने गुलाम अहमद मीर को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 42 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की है, तो वहीं 6 सीटों पर कांग्रेस और 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 20 नवंबर को होंगे। अब सभी राजनीतिक दलों के लिए मुख्य मसला ये है कि इन पर उम्मीदवार कौन होंगे। महाराष्ट्र में लगभग सभी दल किसी न किसी के साथ गठबंधन में हैं। बीजेपी भी महायुति का हिस्सा है, लिहाजा सीट शेयरिंग करनी होगी। इन सबके बीच आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह समेत महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सभी की मौजूदगी में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा हो चुकी है और ये काम लगभग पूरा है, लिहाजा जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। तो महायुति में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी का गठबंधन है।
288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। एआईएमआईएम, समाजवादी और एमएनएस जैसे कई दलों ने भी जीत का स्वाद चखा था। तो ये बात 2019 की दलीय स्थिति की। और अब बात करें झारखंड चुनाव की, तो बीजेपी यहां पर सरकार बनाने के लिए अपनी चुनावी रणनीति को लगातार धार देती नजर आ रही है। चुनाव की घोषणा के साथ ही पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई। देर रात तक चली इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा समेत अमित शाह के साथ झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन और अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार बैठक में झारखंड की लगभग 50 सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श किया गया और पहली सूची में 35 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होंगे। अगर 2019 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो जेएमएम को 30 और कांग्रेस को 16, आरजेडी और सीपीएम को एक सीट मिली थी इस चुनाव में, जिसके बाद इस गठबंधन ने सरकार बनाई थी, जबकि बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। और कांग्रेस की तरफ से केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी उम्मीदवार होंगी। राहुल गांधी के इस्तीफे के कारण वायनाड में उपचुनाव की जरूरत पड़ी। वायनाड में 13 नवंबर को मतदान होंगे और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इसके अलावा पार्टी ने 2 विधानसभा सीटों पर भी होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस ने केरल की पलक्कड सीट के लिए राहुल ममकुटथिल और चिलक्कारा सीट से राम्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया है। और आपको बता दें कि 3 देशों के अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वार्म हार्ट ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले देश मलावी पहुंचेंगी। राष्ट्रपति के मलावी दौरे को लेकर मलावी में भारत के हाई कमिश्नर एस गोपालकृष्णन से बात की है हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के मलावी दौरे पर आ रही हैं और मलावी दौरे पर आने वाली वो भारत की पहली राष्ट्रपति हैं। क्या मायने हैं इस दौरे के और क्या कार्यक्रम होंगे मलावी में, हम बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मलावी में इंडियन हाई कमिश्नर एस गोपालकृष्णन जी हैं। सर, 3 दिन का दौरा है राष्ट्रपति जी का, क्या मायने हैं दौरे के? We have a very strong partnership with Malawi on a developmental project. We have implemented close to US dollar 180 million worth projects here. उसके अलावा हम कैपेसिटी बिल्डिंग और स्कॉलरशिप काफ़ी सारा चीज़ में मलावी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये विजिट है, महत्वपूर्ण विजिट है। दिस इज द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्रेसिडेंट एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस विजिट विल गिव एन इम्पीटस टू द बायलैटरल रिलेशंस एंड आल्सो द कमर्शियल रिलेशंस बिटवीन द 2 कंट्रीज। मलावी में भी भारतीय समुदाय है जो कि तमाम क्षेत्रों में लगातार मलावी के विकास के लिए काम कर रहा है, तो उस समुदाय से भी मिलने का है कार्यक्रम राष्ट्रपति जी का? So we have a community reception on 17th where we have about close to 600 people will be there. So यहाँ का जो इंडियन कम्युनिटी है बहुत खुशी है प्रेसिडेंट का विजिट में, इसलिए ये महत्वपूर्ण हिस्टोरिक विजिट है। आफ्टर 60 years of the diplomatic relations established between the 2 countries, ये हो सकता है किसी को लाइफ लॉन्ग मेमोरी हो सकता है ये विजिट। इस हिसाब से आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट फॉर अस। कहीं ना कहीं इस दौरे से भारत और मलावी के जो संबंध हैं वो और मजबूत होंगे और भारत जिस तरीके से मलावी की लगातार मदद करता रहा है तमाम क्षेत्रों में, उस मदद को और मजबूती मिलेगी। कैमरामैन तम्बुनाथ मिश्रा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, लिलोंगवे, मलावी।
और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन अपनी सीमा की हर तरह से सुरक्षा करने में भी सक्षम है और इसीलिए जरूरी है कि पड़ोसी देश भी समुद्री सीमा चक्र का पालन करें। राजनाथ सिंह ने ये बात वीआरएफ स्टेशन के शिलान्यास समारोह में कही। भारत तोड़ने में नहीं बल्कि सबको जोड़ने में विश्वास रखता है, इसलिए हम लोग हर तरीके से सभी हमारी फ्रेंडली कंट्रीज, मित्र पड़ोसी देशों के साथ लेने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। भारत की मैरीटाइम बाउंड्रीज जिन देशों से लगती है उन्हें यह समझना चाहिए कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एक कलेक्टिव इफोर्ट, सामूहिक प्रयास है। बाहरी शक्तियों को अपने घर के दरवाजे पर बुलाना और बिठाना उस यूनिटी ऑफ इफोर्ट को चोट पहुंचाता है। बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन रीजन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना हम सबकी यह टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। भारत के इस प्रयास में सभी फ्रेंडली कंट्री के साथ जरूरी है, क्योंकि यदि एक भी देश छूटा तो समझिए हमारा राष्ट्र का सुरक्षा चक्र टूटा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से मैक्सिको और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर होंगी। यात्रा के दौरान अधिकारियों के एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधों पर चर्चा करेंगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री IMF, विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में भी भाग लेंगी और कई देशों और संगठनों के साथ द्विपक्षीय बैठकों के अलावा G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठकों में भी भाग लेंगी। बिहार में साल 2025 में चुनाव होना है। उससे पहले यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से हिंदुओं को जगाने के लिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विदेश से लौटने के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा पार्ट 2 की घोषणा कर दी है। बिहार में साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले बिहार के नेताओं की यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह प्रदेश भर में 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। खास बात यह है कि यात्रा के पहले चरण की शुरुआत सीमांचल के भागलपुर से होने वाली है। हिंदुओं को संगठित होना होगा और जब तक हिंदू संगठित हैं, जब तक सनातन का बहुमत है, तभी तक ये देश लोकतांत्रिक देश है, नहीं तो लोकतंत्र भी कमजोर होगा। तो आज मेरी यात्रा भागलपुर से चलेगी, किशनगंज में हम समापन करेंगे। हमारी यात्रा हिंदुओं को जागृत करना, एकजुट रखना, यही मेरा लक्ष्य। दूसरी तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश से घूमकर लौट आए हैं। अब उन्होंने कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के पार्ट 2 की घोषणा कर दी है। तेजस्वी के दूसरे चरण की यात्रा 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक चलेगी और ये बांका से शुरू होगी। वहीं तेजस्वी की यात्रा पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज करते हुए कहा कि लालू यादव के परिवार के किसी सदस्य से बिहार के लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लालू यादव जी के किसी परिवार के सदस्य क्या फर्क पड़ना है बिहार में। लालू जी गुंडों के प्रतीक हैं, अपराधियों के प्रतीक हैं और भ्रष्टाचार के प्रतीक है। लालू जी का परिचय ही बिहार में अपराधीकरण का है। बिहार की यात्रा वाली राजनीति में जेडीयू भी पीछे नहीं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा भी राज्य भर में घूमकर कार्यकर्ता समागम कर रहे हैं। इस दौरान वो लोगों को साल 2005 से पहले के बिहार और फिर आए बदलाव की याद दिला रहे हैं। सामने जो आपका जो कार्यक्रम समागम है, उस पे 5 विभूतियों की तस्वीर लगी। इन्हीं विभूतियों के विचारों से हमारा जो दल है जनता दल यूनाइटेड, ये गाइडेड होता है और इन्हीं की विचारधारा को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे प्रदेश को आगे लेके जा रहे हैं। गौरतलब है कि राजनीतिक रणनीतिकार से एक्टिव राजनीति में आए प्रशांत किशोर ने सबसे पहले राज्य में यात्रा की शुरुआत की थी। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता पर इन यात्राओं का कितना और क्या असर होता है।
अक्टूबर के महीने में बिहार में 3 राजनीतिक पार्टियां यात्रा पर हैं। ऐसे में देखना है कि ये यात्राएं लोगों तक कितना अपील कर पाती हैं और इसका असर 2025 के विधानसभा चुनाव में कितना देखने को मिलता है। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और रेलटेल कॉरपोरेशन एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो देश में सबसे बड़े दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं में से एक है। डीडी न्यूज़ के साथ खास बातचीत में रेलटेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने रेलटेल के व्यापकता के बारे में जानकारी दी और अखिल भारतीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क पर भी चर्चा की। मेरे साथ इस वक्त है सीएमडी संजय कुमार रेलटेल के। बात करेंगे जिस तरीके से रेलटेल भारत को लेके जा रहा है डिजिटल आत्मनिर्भर बनाने में। सर बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन से बात करने के लिए। 80,000 से ज्यादा का ओएफसी किलोमीटर से ज्यादा का ओएफसी केबल आप लोगों ने लगा दिया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो एक्चुअली इसमें से मैं कहूँगा कि करीब 61,000 किलोमीटर है जो वो रेलवे ट्रैक के साथ है एंड रफली 21,000 किलोमीटर से वो रेलवेज के इधर उधर भी है और सिटी एरियाज में भी है। हमारे इस नेटवर्क की खास बात है कि हम लोग 70% ऑफ दिस नेटवर्क, इस नेटवर्क का करीब 70% वो टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स से निकलता है और रूरल एरियाज में भी कवर करता है। हम लोग ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी देते हैं इसी नेटवर्क के द्वारा और करीब 5.25 लाख हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। उनमें से करीब 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स वो टीयर 2 टीयर 3 टाउन एंड रूरल एरियाज में हैं, विलेज पंचायत में हैं। सिर्फ देश के लिए नहीं, विदेश में भी, खासतौर से ग्लोबल साउथ, हम बार बार बात करते हैं भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है ग्लोबल साउथ का लीड करने में। आप अफ्रीका को भी नेतृत्व दे रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका में हमने कुछ पार्टनरशिप अभी करी हैं और वहाँ पे ब्रॉडबैंड का बहुत बुरा हाल है और वहाँ के गवर्नमेंट और वहाँ के जो रेगुलेटर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, वो चाहते हैं कि हम वहाँ आएँ और काम करें। तो हम लोग वहाँ पे अभी हमने लास्ट ईयर एक MOU साइन किया उनके साथ। भारत में ही नहीं पूरे विश्व में रेलटेल डंका बजा रहा है। कैंपस अनिकेत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और राजधानी दिल्ली में टेराकोटा वस्तुओं का उत्सव आयोजन किया जा रहा है। मिट्टी से बनी खूबसूरत वस्तुओं को खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। त्योहारी मौसम है, ऐसे में अगर आप अपने अपनों के लिए कुछ खास खरीदना चाहते हैं, उन्हें कोई तोहफा देना चाहते हैं या अपने घर को सजाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल का आयोजन किया गया है राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी आर्ट गैलरी में। टेराकोटा फेस्ट 2024 एक ऐसा मंच है, यहाँ पर देश भर से आप इस वक्त देख सकते हैं कि जो टेराकोटा आर्टिस्ट हैं वो एकत्र हुए हैं इस खास प्रदर्शनी के लिए। यहाँ पर मिट्टी से खास तौर पर बनी हुई इन टेराकोटा वस्तुओं को आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं? कच्छ से आए मैडम। कच्छ से आए हैं? जी जी जी। अच्छा, क्या क्या लाए हैं आप यहाँ पर? हमने प्लेट्स है, दिवाली के लिए दिए हैं, अलग अलग कैंडल्स है। तो हमारा ये इसमें ऑक्साइड कोई नहीं है, ये पूरा नेचुरल कलर है, आप इसे वॉश भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ये ब्लैक है ये नदी नहर से पत्थर ढूंढ के लाते हैं, उससे कलर बनाते हैं। वाइट है वो भी क्ले है और रेड है वो भी क्ले है। तो इसमें खाना खा सकते हैं, लेड फ्री है और ये आसानी से हम साफ भी कर सकते हैं। और इसमें खाना खाने से हमारा सेहत अच्छा बनता है और डायबिटीज़ वाले के लिए तो ये 100% फ़ायदे कारक है ये। त्रिवेणी कला संगम और दिल्ली ब्लू पॉटरी ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया है ये त्रिवेणी टेराकोटा फेस्टिवल, जिसमें 10 राज्य विभिन्न प्रकार के आए हुए हैं अपना सामान लेकर के। तो कुछ हैं जो महाराष्ट्र से हैं, उड़ीसा से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, दिल्ली NCR से हैं, हरियाणा से हैं, गुजरात से भी हैं। ये हमने एक आटा चक्की खरीदी है, तो ये हमारा पुराना कल्चर है, बच्चे आगे इसको देखें और इस चीज़ को आगे तक लेकर जाएं। अब तो सब मशीनी हो गया है, पर इन चीज़ों को जीवित रखना चाहते हैं। मैं इस जो पॉटर मार्क की संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम जैसे कारीगरों को ये रोजगार दे रही है और बहुत अच्छा काम है जी, अच्छा बिक्री हो रही है और लोग वाक पसंद कर रहे हैं जी, खूब बढ़िया तरह से। लैंप लिया है जिसमें जोत जलती है ना, उस तरह का। काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं इनके पास, बाउल टाइप में भी हैं और भी एनिमल टाइप में भी डिज़ाइंस हैं। काफ़ी अच्छा काम है।
इस मेले के जरिए एक कोशिश है हमारे मिट्टी के कारीगरों को एक मंच देने की, उन्हें रोजगार देने की। और आपको यहाँ पर एक से बढ़कर एक नायाब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। फ्रिज मैग्नेट अक्सर प्लास्टिक के या मेटल के होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें मिट्टी के द्वारा बनाया गया है। हर किसी के बैग में, दुकानों में आपको प्लास्टिक की बॉटल मिलेगी, लेकिन यहाँ पर इस मिट्टी की बॉटल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये की है ये बॉटल। तो कोशिश कीजिए कि मिट्टी को अपने जीवन में एक बार फिर लेकर आएँ, और ना सिर्फ आप पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा करेंगे, पर अपने जीवन के लिए भी। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, दिल्ली। और दुनिया भर में भूख और कुपोषण से लड़ने के लिए हर साल आज ही के दिन यानी कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाने वाला ये दिन हमें याद दिलाता है कि भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि ये स्वस्थ जीवन और एक बेहतर भविष्य का आधार भी है। आपको दिखाते हैं विश्व खाद्य दिवस पर ये विशेष रिपोर्ट। दुनिया को भोजन का महत्व बताने, खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे यानी विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को कुपोषण और भूखमरी के प्रति सचेत करना है, ताकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति भूख के कारण अपनी जान न गंवाए। विश्व खाद्य दिवस की स्थापना 1945 में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा की गई थी। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। पिछले कुछ सालों में विश्व खाद्य दिवस ने अपने वार्षिक उत्सव के दिन का उपयोग खाद्य सुरक्षा और कृषि के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशल एजेंसी है जो दुनिया भर में भूखमरी की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। FAO के प्रयासों के चलते साल 1979 में पहली बार वर्ल्ड फूड डे मनाने का फैसला किया गया, जिसके बाद से हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाने लगा। ये दिन हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने और एक ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने को एकजुट करता है, जहां खाने की थाली में सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि पोषक तत्व भी पहुंचे, साथ ही भविष्य के लिए खाद्य प्रणाली का पुनर्निर्माण हो सके। कुल मिलाकर इस दिन का संदेश साफ है, हमें मिलकर काम करना होगा ताकि दुनिया में कोई भी भूखे पेट न सोए। हर साल खाद्य एवं कृषि संगठन FAO मौजूदा वैश्विक खाद्य सुरक्षा चुनौतियों को दर्शाते हुए एक नई थीम की घोषणा करता है। इस साल विश्व खाद्य दिवस 2024 की थीम बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार रखी गई है। इस थीम को रखने का मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर भोजन और पौष्टिक भोजन क्यों जरूरी है, इसके प्रति जागरूक करना है। भारत सरकार देश के सभी वर्गों तक अपनी नीतियों के द्वारा भरपेट और पौष्टिक आहार पहुंचा रही है। दुनिया भर के 150 सदस्य देश मिलकर विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति वैश्विक जागरूकता के तहत इस मौके पर दुनिया भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और बात करें खेलों की, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है। सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा। हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज को अपने नाम करने वाली टीम इंडिया की नज़र न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में पिछले प्रदर्शन को दोहराने की होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भारत के लिए अहम है। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम को हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में मेहमान टीम भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच को जीतना चाहेगी। और 2 ओलंपिक पदक और 2 बार विश्व चैंपियनशिप विजेता रही मनु भाकर ने ISSF वर्ल्ड कप के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि ये अवसर खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा और इस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए। वर्ल्ड कप फाइनल एक फाइनेस्ट कंपटीशन है बिकॉज चैम्पियन ऑफ द चैम्पियंस मेक इट टू द वर्ल्ड कप फाइनल, क्योंकि बहुत सिलेक्टिव जो है इनका सिलेक्शन बहुत सिलेक्टिव होता है
और इस प्लेटफॉर्म पे खेलने का मौका मिलना मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो लंबे आने वाले दौर में बहुत मदद करेगा आगे। प्रेशर हैंडलिंग कह लो, चाहे परफॉर्मेंस अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस कह लो, क्योंकि होम ग्राउंड में अलग ही तरीके का प्रेशर होता है। सो आई वुड से एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और प्लेटफॉर्म तो बहुत ही अमेजिंग है। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट एंड डू योर बेस्ट एंड डू नॉट बी अफ्रेड, हैव फेथ इन योरसेल्फ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे नया सवेरा। अभी दीजिए अनुमति, नमस्कार।